सर डॉक्सीटाइलोसिन, टेलमाइकोसिन और अमेटाडिन कैसे काम करती है? सांस के मसाइल को कैसे ठीक करती है? रेशा कैसे ख़त्म करती है? इसका वे ऑफ वर्किंग क्या है? अच्छा, देखें आपने दो तीन चीज़ें मिक्स कर दी। एक तो जो अमेंटाडीन है वो क्लेम की जाती है एज ए एंटीवायरल, स्पेशली लोग समझते हैं शायद हर वायरस के लिए, लेकिन ये एवियन इन्फ्लुएंजा जो पैथोजन टाइप ए है उसमें मोर्टेलिटी को कुछ परसेंटेज तक कम करने की सलाहियत रखती है, ज़्यादा नहीं। एक तो ये सारे वायरसेस के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मे बी मैं रॉन्ग हूँ तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं रेफरेंस। दूसरी चीज़ आ गई, आपने फरमाया कि टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और टिलमाइकोसिन। देखिए जो टिलमाइकोसिन है वो भी टाइलोसिन की फैमिली से एक डेरिवेटिव है। ये केमिकल्स हैं, इनके डिफरेंस से टिलमाइकोसिन एक अलहदा साल्ट है, लेकिन ये इसी फैमिली से डेरिवेटिव है। अच्छा, जो टाइलोसिन है वो एक डिफरेंट क्लास है, मैक्रोलाइड है, और जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो डिफरेंट क्लास है, वो टेट्रासाइक्लिन से है। मैं आपको बता देता हूँ, जो टेट्रासाइक्लिन है इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और क्लो टेट्रासाइक्लिन है। ऑक्सी के टेट्रासाइक्लिन लोकल रह के इंटेस्टाइन में ज़्यादा काम करती है, एब्जॉर्प्शन कम होती है। जो क्लो टेट्रासाइक्लिन है वो लोकल की बजाय खून में शामिल होती है, वहाँ पे जाके एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट अपना पैदा करती है। जो डॉक्सीसाइक्लिन इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। डॉक्सीसाइक्लिन भी फ़ौरन खून में शामिल हो जाती है, और ये बाकी जरासीम के साथ, ग्राम नेगेटिव के साथ, ये जो ग्राम पॉजिटिव के साथ, ये माइकोप्लाज्मा को भी मारने की सलाहियत रखती है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव और साथ माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा के। जो टाइलोसिन है, टाइलोसिन भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को बहुत अच्छा किल करने की सलाहियत रखता है। गुजरे वक्त में हम इसको टाइलोसिन को सेपरेट दे रहे थे, लेकिन जब कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम आए, पेचीदगी आई, तो कंपनीज ने टाइलोसिन को और डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान में आम चल रहा है ये बनाया। रेशा आप ख़त्म करने के सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब सांस की बीमारी होती है तो जरासीम जो है अंदर जाके सोजश पैदा करते हैं फेफड़े और सांस की नाली में। उस सोजश से जो सक्रीशंस, जो मवाद पैदा होता है रेशा, उसमें वो डेड सेल्स भी होते हैं और उसमें डेड बैक्टीरिया, वायरस भी होते हैं। तो वो रेशा जो है स्पुटम की शक्ल में वो बाहर निकलता है। तो जब आपकी एंटीबायोटिक्स जो टाइलोसिन और डॉक्सीसाइक्लिन या कोई भी कॉम्बिनेशन है वो जाके उन जरासीम को मार देता है, तो जो अंदर रेशा सोजश की वजह से बन रहा था, पैदा हो रहा था, उसकी पैदावार रुक जाती है। लामहला जो है बर्ड उसके बाद सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। एक कंसेप्ट पाया जाता है कि शुरू के दिनों में टाइलोसिन डॉक्सी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, एक तो इस बारे में बताएं। दूसरा, जो एक कोर्सेज का कंसेप्ट होता है कि आपने 15 दिन पे कोर्स करना है, आपने 25 दिन पे कोर्स करना है, कोर्सेज को आप कैसे देखते हैं? आपका जो पहला सवाल है कि अगर शुरू में टाइलोसिन डॉक्सी का आपने कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया या अकेला टाइलोसिन, वो आगे जाके काम नहीं करेगी, ये एक गलत फहमी की बुनियाद है। आम तौर पे हमारे यहाँ कुछ चीज़ें गलत फहमी होती हैं। हम समझते हैं कि सख्त दवाई हमने पहले दे ली तो बाद में क्या करेंगे, बाद में भी आप वही करेंगे। देखिए बात ये है कि अगर आपके फार्म पे, आपके फ्लाक में वो जरासीम, माइकोप्लाज्मा और दूसरे जो जरासीम है, अगर वो शुरू में आ रहे हैं, आपके पास हिस्ट्री मौजूद है या किसी भी ज़रिए से वो आ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है उनको उस वक्त ख़त्म करने की। अगर वो आपका प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपने जब उसकी प्रॉब्लम हो उस वक्त उससे इलाज करना है। आपका अगला सवाल ये है कोर्स। देखिए कोर्स कोई चीज़ नहीं होती। ये उस वक्त की बात है जब कंट्रोल फार्मिंग में प्रॉब्लम शुरू हुई, ऑलमोस्ट कोई 2010 के राउंड अबाउट, तो माइकोप्लाज्मा के इशू आए। उसमें होता ये है कि माइकोप्लाज्मा जो है ये चूज़े के जिस्म में दाखिल होने से लेकर बीमारी पैदा करने तक 21 से 26 दिन लेता है। सही। अगर आपके डे फर्स्ट पे चूज़ा आया, वहाँ पे जरासीम एंटर हो गए, तो वो 21 या 26 दिन पे अलामात ज़ाहिर करेगा। तो लोग ये कहते थे कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि डे फर्स्ट पे या डे सेकंड पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम
जरासीम दाखिल हो गया, ये बीमारी पैदा करेगा 21 दिन पे, हम 20 दिन पे इसको माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट एंटीबायोटिक दे देते हैं 3 या 4 दिन बीमारी ज़ाहिर होने से पहले, और इसके बाद हमारा फ्लाक ठीक चलेगा। तो इसको लोगों ने कहा जी हम ये कोर्स करवा रहे हैं, बुनियादी तौर पे एक इलाज था। अच्छा, लेकिन अगर आप किसी भी वजह से आपको इन्फेक्शन पीछे से ट्रांसफ़र हो रही है तो ये आपको 21 दिन पे नहीं जाने देगा, ये इससे पहले प्रॉब्लम आएगी। लिहाजा जब भी आपके फ्लाक में बीमारी की अलामात ज़ाहिर हों तो आप उस वक्त उसका प्रॉपर जो है इलाज कर लें। बीमारी की अलामात बैक्टीरियल बीमारी में बीमारी ज़ाहिर होने से पहले जो आप दवाई देते हैं वो फजूल चली जाती है। आप दवाई बंद करते हैं, बीमारी फिर आती है, फिर शोर ये होता है कि जी दवाई ने काम नहीं किया। भाई दवाई क्या काम करेगी? दवाई ने उस मखसूस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना है। आपके फ्लाक में वो बैक्टीरिया था ही नहीं, आपने एहतियातन दवाई दे दी, वो एहतियातन दवाई ज़ाया होगी। मेडिसिन में और वैक्सीन में ये फ़र्क है। वैक्सीन ने इम्यूनिटी बनानी है, मेडिसिन ने उस जरासीम को देन एंड देयर ख़त्म करना है। लिहाजा जब भी आपके फ्लाक पे प्रॉब्लम आए, चाहे वो आपके 10वें दिन पे आए, चाहे वो आपके 40वें दिन पे आए, बीमारी की पहली अलामात देखकर आप इलाज करें। बग़ैर अलामात के आप उसका जो भी इलाज करेंगे उसमें आपके पैसे का ज़या होगा, आपके मुर्गी को वो स्ट्रेस होगी और किसी को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है सर। दूसरा, सांस की बीमारियों में लोग देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक काढ़ा सा बनाते हैं, उसमें पुदीना हो गया, अदरक, जवाइन, लहसुन, ये चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? क्या इफेक्टिव है? मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हम अलामात को दूर करने की कोशिश करते हैं। देसी चीज़ें बुरी नहीं है, मेडिसिनल प्लांट में बहुत असर है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने मेडिसिनल प्लांट के असर को स्टडी किया? क्या आपने कैलकुलेट किया? क्या आपके पास वो साइंटिफिक चीज़ें अवेलेबल हैं? अगर आपके पास साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने ये जो पुदीना या अदरक या आपने सफ़ेदे के पत्ते यूज़ किए हैं, इसमें वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है भी कि नहीं जो ये काम करता है। ये जो आप काढ़ा बना के दे रहे हैं, क्या उसके अंदर आपके मतलूबा जो इंग्रेडिएंट हैं वो आए हैं? आए हैं तो कितने हैं? आपके बर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, तो ये चीज़ें जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो डोमेन है, जहाँ पे फार्मासिस्ट इन चीज़ों को स्टडी करके साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन बनाते हैं, ये उनका काम होता है। फार्मर अगर अपने फार्म पे ये चीज़ें बैठ के करता है तो उसको टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं होता। पैसे का ज़या, तवज्जो का ज़या, और आपका जो केस है वो लेट हो जाता है। दिल को तसल्ली मिलती है, दिल को आपकी तसल्ली होती है, क्योंकि ये ज़ाती तसल्ली का काम होता है। फार्मर विद इन द बाउंड्री वॉल या सुपरवाइज़र अपनी निगरानी में करवा रहा होता है, फार्मर भी करता है, सुपरवाइज़र भी करता है। तो वो ये सीना गज़ड़ चीज़ें होती हैं जिसमें साइंस इन्वॉल्व नहीं होती। साइंटिफिक बेसिस पे आपके पास मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं जिनके अंदर यही इंग्रेडिएंट साइंटिफिक तौर पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इस पे अगर आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, कुछ लोग जो थोम है, लहसुन, वो बहुत डालते हैं। देखिए, आप थोम, कच्चा थोम जो है ना, उसकी 1 या 2 तुरियाँ आप खा नहीं सकते। वहाँ पे आप मन के हिसाब से उसको कूट के, छान के आपने पानी में डाल दिया। आपने सोचा तक नहीं कि बर्ड की ज़बान पे क्या गुजरी होगी, उसकी इंटेस्टाइन में क्या हुई होगी। आपने ये नहीं देखा, आपने उसके इंटेस्टाइन को डैमेज कर दिया, आपने उसकी फीड इनटेक को डिस्टर्ब कर दिया। भाई, आपने देखना है कि क्या इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है, कितना वो हम दे रहे हैं। ये कमर्शियल फार्मिंग है। 4 दिन आपका फ्लाक लेट हो गया, प्रॉफिट से नीचे लॉस में चले ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसलिए बेहतर यही है, ये साइंटिफिक मुर्गी है, साइंटिफिक बिजनेस है, तो इसमें आप साइंटिफिक ट्रीटमेंट करें, वही इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, Thank you very बहुत much. मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू।